हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल की स्टडी कर रहे थे, जहां पर हमने सीरीज की ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग की स्टडी कर ली थी। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग, जहां पे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन दोनों मिक्स होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो आपके पास यहां पर एन आइडेंटिकल सेल है, एन आइडेंटिकल सेल, ठीक है। इन ईच रो, एक रो में कितने सेल है स्टूडेंट्स? एन आइडेंटिकल सेल है, ठीक है। और सेम एम सच रो आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरीके से मैंने चीजें थोड़ी सी एज्यूम की हैं कि मेरे पास एक रो के अंदर एन आइडेंटिकल सेल हैं और ऐसे हमारे पास एम रो हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सेल है, ये उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला सेल और उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरीके से एन नंबर ऑफ सेल यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक रो हो गई। और ऐसे कितनी रो है स्टूडेंट्स? ऐसी हमारे पास एम रो है, एम नंबर ऑफ रो है, और सभी रो में एन आइडेंटिकल सेल इस तरीके से कनेक्टेड है। ऐसे आपको जाना है एम नंबर तक। ओके, और स्टूडेंट्स, ये पूरी सर्किट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल आर है उसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सेल का ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई, क्योंकि सभी सेल आइडेंटिकल है तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां पर सेम होने वाला है, ठीक है। और सभी का ईएमएफ भी यहां पर सेम है। और ऐसी कितनी रो है स्टूडेंट्स? एम रो है, और एक रो के अंदर एन सेल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस है। एक रो में कितने सेल है? एन। कितनी रो है? एम। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे एम इंटू एन। समझ में एक बात? सपोज करो आप कि एक रो के अंदर 4 सेल है। एक रो में कितनी सेल है? 4। तो 5 रो में कितने सेल होंगे, है ना? तो ये टोटल सेल यहां पर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 4 इंटू 5। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। हमारे पास 5 रो है, ठीक है, और एक रो में 4 सेल है, तो टोटल सेल कितने? टोटल सेल हो जाएंगे 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? एम इंटू एन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, टोटल ईएमएफ क्या होगा? टोटल ईएमएफ इन ईच रो, एक रो का टोटल ईएमएफ कितना होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, एक रो का टोटल ईएमएफ हो जाएगा ई प्लस ई प्लस ई। कहां तक जाना है? एन नंबर तक। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन ई। ओके स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन ईच रो, एक रो का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? तो वो होगा आर प्लस कहां तक? एन नंबर तक। तो वो इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू आर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? ये तो यहां पर हमने बात की है ईच रो। अब इस सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सॉरी, इस तरीके से। और ऐसे कितने हैं स्टूडेंट्स? एम रो है, एम, ठीक है। और
और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो एक रो का टोटल ईएमएफ कितना आया, NE, यानी ये वाला ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, NE, और इसका ईएमएफ भी NE। ये रेजिस्टेंस है NR और NR, और ऐसे रो कितने हैं स्टूडेंट्स, M। ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब स्टूडेंट्स देखो, ये सभी बैटरी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ क्या होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो ये सभी सेल कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, और एक सेल का ईएमएफ है NE। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, NE। ओके, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहां हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी रो है, M रो है ना। तो आप लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट। तो किस तरीके से लिखेंगे आप, 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, और कहां तक जाना है आपको, M नंबर तक जाना है, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा M/NR, ठीक है। सीरीज पता ना आपको, ऐसे M नंबर तक आप जाओगे और फिर इनको टोटल को सम करोगे तो M/NR हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR/M, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये पूरा कॉम्बिनेशन इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा NR/M प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आप इसे नोट करो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कई बार टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, M/N, ठीक है। तो इस सर्किट में पास होने वाली करंट क्या होगी, इस सर्किट में पास होने वाली करंट क्या होगी, है ना। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि नेट करंट I इक्वल टू होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू हो जाएगा टोटल EMF कितना है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, NR/M प्लस कैपिटल R। तो आप इसको लिख सकते हैं I NE NR प्लस M इंटू R, और ये M ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल करंट, ठीक है ना। किसके लिए, मिक्स ग्रुपिंग में, जहां पर आइडेंटिकल सेल है, सभी सेल आइडेंटिकल ही हैं, N आइडेंटिकल सेल है एक रो के अंदर, और ऐसी टोटल M नंबर ऑफ रो यहां पर कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स यहां पर पास होने वाली टोटल करंट कितनी हो गई, I इक्वल टू M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाई NR प्लस MR, ठीक है। अब कई बार आपसे यह पूछा जा सकता है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट, या मैं लिख देता हूं इफ मैक्सिमम करंट पासिंग इन द सर्किट, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होने वाली हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम करंट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। MN इंटू E अपॉन, देखो स्टूडेंट्स ये वाला जो टर्म है
इसको क्या रिसॉल्व करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, रूट एन आर माइनस रूट एम कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस टू रूट एन आर इंटू एम इंटू कैपिटल आर। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो यहां पर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो तो ये होगा a स्क्वायर, रूट है तो a हो जाएगा, ये है b तो b स्क्वायर है ना, और ये रूट में इसके लिए आपको क्या मिलेगा, nr इंटू एम आर, और ये वाला टर्म और यहां से आने वाला एक टर्म उसके साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो नहीं, इस वाले टर्म को इस तरीके से लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन है, मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन ये है, मैक्सिमम करंट की जो कंडीशन है, मैक्सिमम करंट वो ये है कि एन आर इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर। अगर ये वाले दोनों टर्म इक्वल हो जाएं तो सर्किट में मैक्सिमम करंट पास होगी। अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो सर्किट में मैक्सिमम करंट पास होगी। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल आर इक्वल टू आपको मिलेगा एन स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एम। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहां पे कैपिटल आर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल है तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट होगी अब वो हो जाएगी आई मैक्सिमम। पहले देखो मैंने आई लिखा था, लेकिन अब मैंने क्या लिखा, आई मैक्स, और ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या आएगा, एम एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टू रूट एन इंटू आर और एम इंटू कैपिटल आर। आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स एम एन ई डिवाइडेड बाई टू रूट एम इंटू एन रूट स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इस तरीके से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसल आउट होगा, तो रिमेनिंग डेटा क्या बचेंगे यहां पर होगा e बाई टू इंटू रूट एम इंटू एन। इस रूट एम इंटू एन से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, रूट एम इंटू एन, और यहां रूट में आएगा r इंटू कैपिटल आर। दिस इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है, इन मिक्स ग्रुपिंग। तो ये वाली कंडीशंस भी आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्पल इनके बेस पर पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स आपकी ग्रुपिंग ऑफ सेल वाला जो टॉपिक है वो यहां पर कंप्लीट होता है, तो इसे आप अच्छे से नोट करो। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, पावर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैं डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, कंज्यूम एनर्जी, कंज्यूम एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। कंज्यूम एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं पावर। देखो स्टूडेंट्स, कंज्यूम एनर्जी कब पॉसिबल है, यानी कोई भी अप्लायंस जब एनर्जी कंज्यूम करता है उस रेट को हम पावर कहते हैं। रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी बाय अप्लायंस इज कॉल्ड पावर। अब एनर्जी कंज्यूम तभी होगी जब एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसे भी पावर कहा जाता है। स्टूडेंट्स,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कब हो सकती है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप वर्क करते हो। इवन वर्क की डेफिनेशन भी यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो आप कह सकते हो यहां पे वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स? पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है उसको देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज करना कि ये कंडक्टर है और यहां पर मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अब सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, ठीक है, dq को मुझे पॉइंट B से पॉइंट A पर लाना है। समझ में आ रही बात? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq को पॉइंट B से पॉइंट A पर लाना है कुछ वर्क डन करके, तो है ना। तो आप लिखेंगे यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव dq small charge from point B to point A due to potential difference। या आप रहने दीजिए, मत भी लिखिए क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आपको कहा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होने वाला है? dw इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इनटू v, है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? v इक्वल टू वर्क डन बाई, याद होगा ना आपको, v यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू क्यू। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो v है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, dq स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दीजिए। स्टूडेंट्स आपको पता है कि I इक्वल टू dq बाई dt, तो यहां से आप dq निकाल सकते हैं। dq इक्वल टू हो जाएगा I इंटू dt, तो dw इक्वल टू होगा I dt इंटू v। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड, इसको आप पावर के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पावर इक्वल टू हो जाएगा यहां पे, देखिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन आ जाएगा स्टूडेंट्स I dt इंटू v अपॉन dt। dt से dt कैंसल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स बन जाएगा v इंटू आई, v इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। स्टूडेंट्स एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पावर, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट है वैट, ठीक है, क्या है? वैट। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिख सकते हो पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये भी यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है पावर का, ठीक है। तो नोट करिए इसे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, होप कि आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। पावर में 1 HP ऐसी यूनिट आपने सुनी होगी, मोटर 1 HP की है, 2 HP की है। इसका मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। और 1 HP में स्टूडेंट्स 746 वैट होता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली 1 हॉर्स में 750 वैट पावर की बात होती है, ठीक है।
प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली 746 वैट होता है 1 HP इक्वल टू। स्टूडेंट्स, आपके घरों पे जो मीटर लगे हैं रेटिंग, है ना, जहां पर आपसे ये कहा जाता है कि इस महीने का जो यूनिट आया, जो बिल आया है वो 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, ठीक है ना, और पर यूनिट कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। तो वहां पर मीटर हमें क्या बताता है? मीटर हमें बताता है कंज्यूम एनर्जी। मीटर हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स? कंज्यूम एनर्जी। और कंज्यूम एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पावर इंटू टाइम, ठीक है। कंज्यूम एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर, ये जो यूनिट है ये एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए किलोवाट क्या हो गया? किलोवाट हो गया पावर, और आवर्स क्या हो गया? टाइम। तो पावर और टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या है? एनर्जी। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए कि इस महीने में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने एनर्जी कंज्यूम की है वो 10 यूनिट है, तो मतलब आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? अगर आपसे पूछा जाए कि इस मंथ में आपने 10 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की, मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम की? तो स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर आता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। इसके लिए आपको समझ जाना है कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि आपने एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम की है, इसका मतलब कि आपने 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल जितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और किलोवाट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है और 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है, इसका मतलब कि 1 यूनिट में भी इतनी एनर्जी होगी। तो इसे आप नोट करो, फिर आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं पावर रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम की, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर सर्किट में क्या होगा अगर सर्किट में एक रजिस्टर कनेक्टेड हो। देखिए यहां पे सपोज करो स्टूडेंट्स, यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहां पे एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ठीक है। ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। तो इस सर्किट की करंट क्या होगी? करंट आई, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, करंट आई अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखिए ध्यान से, ये रेजिस्टेंस और ये रजिस्टर सीरीज में है और इस सर्किट का टोटल ईएमएफ ई हो गया और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो सर्किट में पास होने वाली करंट हो जाएगी ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं पावर की, पावर कंजप्शन, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस आर इज, है ना। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी साथ में बताता जाऊंगा। P इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया? V इंटू आई। तो यहां आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो पावर का फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है स्टूडेंट्स। I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। अगर आप ये वाली वैल्यू यहां पुट अप करो तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं जिनका यहां पर यूज है।
तो पावर का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं यहां पे आई स्क्वायर इंटू आर। मैंने क्या लिखा, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस आर, कि ये वाला रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम कर रहा है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो स्टूडेंट्स यहां पे I की वैल्यू यहां पर पुटअप करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर की। मैक्सिमम पावर, तो ये कब पॉसिबल है, P टू बी मैक्सिमम इफ dp अपॉन dr इक्वल टू 0। dp मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर और dr मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, इक्वल टू में क्या हो स्टूडेंट्स, 0। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि अगर मैं पावर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और रिजल्ट मुझे अगर 0 मिल जाए तो पावर क्या होगा, सर्किट का मैक्सिमम होगा, है ना। तो पावर टू बी मैक्सिमम इफ dp अपॉन dr इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस वाले टर्म को आपको क्या करना होगा, इस वाले टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और dp अपॉन dr कर दीजिए, यानी इस वाले ये जो टर्म है इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डिफरेंशिएशन का, यहां पे देखिए, सपोज करो y इक्वल टू u बाई वी है, ठीक है, और इसको अगर मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स, dy बाई dx किया, ठीक है, तो यहां पर आएगा v स्क्वायर u v du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल टूल्स में आपको सर ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए होंगे, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर y इक्वल टू यू बाई वी हो तो वहां पे अगर y को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे इस तरीके का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, v इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डीवी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये ऊपर वाला टर्म u हो गया और नीचे वाला टर्म v हो गया, ठीक है, ऐसा आप मान के चलिए। तो नीचे वाले टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी यहां पर हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर 4, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में है और इसका भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, v यानी ये वाला टर्म v हो गया, तो इसको आप सेम टू सेम यहां पे लिख लीजिए, r प्लस r का स्क्वायर। EMF तो कांस्टेंट होने वाला है तो यहां हो जाएगा e स्क्वायर, और r को अगर मैं r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, है ना, यानी यहां पे dr बाई dr, ठीक है, माइनस के बाद u सेम टू सेम लिख देना है, तो u क्या हो जाने वाला है, e स्क्वायर इंटू r, ठीक है, और v को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 2r प्लस स्मॉल r, ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट में है स्मॉल r प्लस कैपिटल R और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है, इंटू dr बाई dr, ठीक है, तो dr से dr कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल कर दो, तो यहां पे dp बाई dr इक्वल टू मिलेगा r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इंटू 2 और ये हो जाएगा 2e स्क्वायर इंटू r ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई r प्लस r की पावर 4, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स? इसको मैं क्लीन कर देता हूं, नहीं तो नोट करने के टाइम पर आपसे गलती हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखो, पावर तब मैक्सिमम होगा जब dp बाई dr इक्वल टू 0 हो जाए, तो मैं dp बाई dr के प्लेस पर 0 लिख देता हूं, और इक्वल टू में है r प्लस r का स्क्वायर e स्क्वायर 2e स्क्वायर r ब्रैकेट के अंदर क्या है r प्लस स्मॉल r प्लस r की पावर 4, ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यहां से e स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से एक्चुअली e स्क्वायर और r प्लस r ब्रैकेट में है, ठीक है ना, कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस
2r, इस तरीके से, और बाकी सारे डेटा कॉमन निकल जाएंगे। तो ये वाला टर्म भी अगर इधर आके डिवाइड में आएगा और वो भी क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर क्या बचेगा r प्लस आर माइनस 2r, और इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे आप तो r इक्वल टू स्मॉल r आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है मैक्सिमम पावर के लिए, कि अगर आपसे कहा जाए कहीं पर भी कि मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करो, तो मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, P मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहां पर पुटअप करिए, ये वाली वैल्यू यहां पर पुटअप करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर की जगह पर भी कैपिटल आर लिख दो, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, और P मैक्स हो जाएगा e स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगा 2r, और 2r का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4r स्क्वायर, तो एक r से एक r माइनस हो जाएगा, कैंसल, तो P मैक्स e स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर है उसका फॉर्मूला क्या है, e स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर होने वाला है e स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर रिलेटेड और करंट इलेक्ट्रिसिटी के और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगा, उसे आप प्रैक्टिस करिए और उसको फिर मैं यहां पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।